तो फिर वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल का समर्थन क्यों नहीं किया जाता है? तो इन्हीं का तो बलाव हो जाता है कि वक्फ बोर्ड गवर्नमेंट कंट्रोल से डर रहा है। क्या ये इस सब क्या जा रहा है कि वक्फ बोर्ड सारे जमीन को हड़पने की कोशिश कर रही है, या फिर उल्टा ये भी एलिगेशंस लगाया जाता है कि सरकार का कुछ और एजेंडा है। 2022 में तमिलनाडु में एक गांव में एक लोकल ने अपने कुछ जमीन को बेचने की कोशिश करी, तो लोकल एडोथेथरी ने उसे बताया कि पहले तमिलनाडु वक्फ बोर्ड से लो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जमीन एक्चुअली में वक्फ बोर्ड के अंडर आती है। सिर्फ उसकी जमीन नहीं, पूरा का पूरा गांव ही वक्फ बोर्ड के अंदर था। जाहिर सी बात है कि लोकल से बात पर हैरानी जताई। आज तक सदियों से उन्हें तो किसी ने नहीं बताया था कि उनकी जमीन वक्त की प्रॉपर्टी है। उन्होंने धरना दिया और एंड में मामला कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट ने यह मामला सुलझ में आया कि कोर्ट ने अपना वार्निंग दिया कि ऐसे ही उठाकर कोई अपना लैंड वक्त नहीं बता। ये जो एग्जाम्पल है ये दर्शाता है कि कुछ केसेस में कैसे वक्फ बोर्ड ने अपने फार्मर्स को करप्ट तरीके से इस्तेमाल किया लैंड हड़पने के लिए। ऐसे केसेस में खूब चर्चा भी होती है सोशल मीडिया पर, जिसकी चलते ये छवि बनती है कि एक वक्फ बोर्ड एक ऐसी बॉडी है जो सरकार की निगरानी में नहीं है, ना कोर्ट उसे कुछ कर सकता है। बेसिकली ये एक स्टेट विद द स्टेट ऑपरेट करती है अपने ही लॉ के तहत, इस्लामिक लॉ के सिस्टम के द्वारा। तो क्या वक्फ बोर्ड अपने आप में किसी का जमीन, आपकी या मेरा किसी की जमीन को हड़प सकता है? पहली बात तो ये है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को वक्त कर सकते और की नहीं, यानी आप किसी की प्रॉपर्टी की डिक्लेयर नहीं कर। मगर एक आरोप यह भी है, वक्त एक्ट 1995 के सेक्शन 40 में इसको शामिल किया गया। यह सेक्शन कहता है कि किसी स्टेट की वक्फ बोर्ड को अगर लगता है कि कोई प्रॉपर्टी वक्त की है तो वो खुद से इनिशिएटिव लेकर जाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है, सर्वे करा सकता है कि प्रॉपर्टी आपकी है या नहीं है। तो एक मुहिम चलाई जा सकती है। मगर ये पुश करना कि कोई प्रॉपर्टी वक्त है या नहीं है यह कोई आसान काम। वक्त एक्ट 1995 की सेक्शन 4 के तहत सरकार एक सर्वे कमीशन भेज सकती है यह पता लगाने के लिए कि किसी स्टेट में कितने वक्त है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। ये सर्वे कमिश्नर समन कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है। इसके पास ये पावर भी है कि ये उतावली से डॉक्यूमेंट मांगे ताकि ये साबित कर पाए कि ये वक्त की प्रॉपर्टी है या नहीं। अब लीगल स्कॉलर्स का ये भी कहना है कि अक्सर ऐसा करना और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस्लामिक लॉ के तहत वर्बल तरीके से लैंड को वक्त कर सकते। अब ऐसे में अक्सर रिटर्न डॉक्यूमेंट्स और सिग्नेचर तो होते नहीं है, तो वक्त की प्रॉपर्टी आप कैसे प्रूव करोगे कि वो है या नहीं है। कि ऊपर से वक्त एक्ट 1995 की सेक्शन 18 के हिसाब से जो स्टेट वक्फ बोर्ड है उनमें जो मेंबर्स बैठते हैं उनमें ऑलमोस्ट सारे मेंबर नॉमिनेट होते हैं। अब ये बात समझिए कि जो स्टेट वक्फ बोर्ड है उसमें से सरकारी लोग नॉमिनेटेड होते हैं। ये वोट बेसिकली सरकार के कंट्रोल से चलती है, फिर सर्वे कमिश्नर भी सरकार ही नॉमिनेट करती है। यानी ये छवि वक्फ बोर्ड कोई गवर्नमेंट ओवरसाइज नहीं, ये गवर्नमेंट के ऊपर काम करता है या स्टेट विद इन द स्टेट काम करता है, ये गलत है। ऊपर से सेंट्रल वक्फ काउंसिल की जो सारी मेंबर्स हैं सरकार की नॉमिनेट और अपॉइंटमेंट कर। अब यह आरोप भी आता है कि वक्फ एक विद इन द स्टेट की तरीके से काम करता है, देश में शरिया कानून चल रहा है। परसेप्शन यह है कि वक्फ की जो लॉज है वो कोई इस्लामिक स्क्रिप्चर्स के लॉ है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उनका कोई लेना देना है। अगर ये भी थोड़ा गलत है, खास करके कि वक्त के मामले में, क्योंकि लीगल स्कॉलर्स के मुताबिक वक्त मुस्लिम लॉ का सबसे बड़ा मॉडिफाइड कानून है। भारत के संसद बनाए गए कानून के मुताबिक वक्त चलता, सरकार के नॉमिनेटेड अफसरों द्वारा वक्त चलता। एक आरोप यह भी लगाया है कि वक्फ बोर्ड कोर्ट को किसी तरीके से जवाबदेही नहीं, कोर्ट के सामने खुद से ये डिसीजन ले सकते हैं और उनको कोर्ट ले जाना भी मुमकिन नहीं। लेकिन फैक्ट यह है कि जब भी कोई डिस्प्यूट होता है यह वक्त एक्ट 1995 के तहत एक ट्राइब्यूनल गठन किया जाता है। ट्राइब्यूनल एक वसाइल लीगल बॉडी होता है जिसकी वही पावर होती है जैसा एक सिविल कोर्ट का होता है।
इंडिया में कई ट्राइब्यूनल्स होते हैं, इनकम टैक्स, प्रोविजनल रेट कंट्रोल, नेशनल ग्रिड रिन्यूएबल एक्ट। जो वक्त ट्राइब्यूनल है वो एक तरीके से सारे मेंबर्स सरकार के ही नॉमिनीज होते हैं। एक स्टेट जुडिशरी के मेंबर्स होता है, एक स्टेट सिविल सर्विसेज मेंबर होता है और एक व्यक्ति होता है जिसको मुस्लिम लॉ को जिस्प्यूडिस्ट को समझ हो। सरकार पर यहाँ भी कोई पाबंदी नहीं है कि वो सिर्फ एक मुसलमान को ही नॉमिनेट करे। सरकार एक हिंदू या फारसी को भी मुस्लिम लॉ, भाई मुस्लिम लॉ का उम्मीदवार होना चाहिए, उसे भी नॉमिनेट कर सकते। ट्राइब्यूनल के डिसीजन पर हाई कोर्ट सो मोटो कांग्रेसन भी ले सकता है और उसे लगे कि ये ट्राइब्यूनल में गलत डिसीजन लिया है तो उसको चेंज भी किया जा सकता है, उसको चैलेंज भी किया जा सकता है। हाई कोर्ट चाहे तो ट्राइब्यूनल के डिसीजन की पूरी तरीके से रिवर्स कर सकता है। यानी जुडिशियल ओवरसाइज को आज के डेट में मौजूद है। जहां टैक्स की बात होती है कि वहां टैक्स से बचाया जाता है, तो उन्हें फैमिली वक्त होता है, उनको इंडियन लॉ चैरिटेबल एंटिटी के तहत उन्हें नहीं करती है, ना ही कोई टैक्स सेक्शन से मिलता है, ना कोई आपको रिलीफ मिलता है फ्रॉम कैपिटल गेन, स्टैंप ड्यूटी या इनहेरिटेंस। तो ये लूपहोल नहीं है। अगर आप फैमिली वक्त के साथ अंदर काम करते हैं तो टैक्स ओवरसाइज, गवर्नमेंट ओवरसाइज, जुडिशियल ओवरसाइज, मोडिफाइड एक्ट, इसके बावजूद जो भी वक्त को लेकर जायज शिकायत वो दूर की जाने। बीजेपी कह रही है कि ये जो बिल है ये इसी करप्शन, इसी इनएफिशिएंसी, इसी इंक्रोचमेंट की कोर प्रॉब्लम्स को दूर कर पाए। क्या ऐसा है? वक्त एक्ट के अलग अलग चीजों पर ये जो अमेंडमेंट है ये फोकस करती है। कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी है, उसके बारे में पहले बात कर। जैसे कि अमेंडमेंट ये कहती है कि जो सेंट्रल वक्त काउंसिल है उसमें 2 मुसलमान महिलाओं को कंपलसरी होना होगा, और ये बात सेक्शन कमेटी का रिपोर्ट पर भी मेंशन की गई थी सालों पहले। तो इसको इंप्लीमेंट करने में मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर है तो उन्हें अपनी मानसिक हालत को एक बार चेक कर ले। ऐसे ही कहा गया है कि जब सेंट्रल वक्त काउंसिल 2 नॉन मुस्लिम मेंबर से भी जरूर होनी चाहिए। अब पहले भी नॉन मुस्लिम मेंबर को कोई पाबंदी नहीं थी। हाँ, रिप्रेजेंटेशन पर एक सवाल जरूर, इस पर ओपोजिशन कंट्रीब्यू कि सरकार अगर सच में ये मंशा रखती है कि भैया 1 नेशन 1 लॉ हो, कि कैसा कोई रिलीजियस प्रोटेस्टेंट या कोई वार ना हो, तो उनका कहना है कि हिंदू टेंपल बोर्ड पर ये अप्लाई किया जाए कि कई बोर्ड्स पर नॉन हिंदू एलिजिबल नहीं होते हैं इन टेंपल बोर्ड को। अब मोदी सरकार ने वक्त अमेंडमेंट एक्ट 1995 के एक्ट सेक्शन 40 जो है वो हटाने के बाद ये वो वाला सेक्शन है जो वक्त बोर्ड इंक्वायरी जाकर कर सकता है कि कोई वक्त है या नहीं है, तो उनके कब्जे वाली पॉइंट है वो सामने। अब इस पे अलग अलग रिएक्शन है। कुछ का कहना है अरे भैया ये तमिलनाडु वाला जो इंसान सामने आया, ऐसे केसेस नहीं होंगे अगर आप इन सेक्शन 40 को हटा दो। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अल्टीमेटली तो सरकार के नॉमिनेटेड के लोग ही काम कर रहे हैं, वेरिफिकेशन कर रहे हैं, सर्वे कमिश्नर भी सरकार का है। तो आप कैसे कह सकते हो कि किसी से गलत काम हुआ था? हो सकता है कि कोई जेंडर लैंड को भी वापस आ जाए, मगर इससे ज्यादा शायद इस बात से चिंतित है कि बीजेपी इस अमेंडमेंट के जरिए कलेक्टर को भर भर के पावर दे रहा। जो पहले सर्वे कमिश्नर का काम था वो अब कलेक्टर करेगा। अब कलेक्टर जाकर तय करेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी वक्त है या नहीं। अगर कोई डिस्प्यूट है कि प्रॉपर्टी वक्त की है या सरकार की है, तो ऐसे बहुत सारे केसेस है जिसमें कई इंक्रोचमेंट है कि सरकार के द्वारा, सेक्शन कमेटी के द्वारा, इसके बारे में भी बात किया है। अब ऐसे केसेस क्या कलेक्टर डिसाइड करेगा कि प्रॉपर्टी, यानी जो पहले पावर वक्त ट्राइब्यूनल को मिली, अब जो सर्वियर डिसाइड करता था उसे अब डाइल्यूट कर दिया। बेसिकली वक्त आइडेंटिफिकेशन को डिस्प्यूट रेजुलेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सरकारी ऑफिसर्स को दे दिया गया है। अब क्या ये सरकारी कलेक्टर सरकार के खिलाफ डिसीजन लेगा अगर डिस्प्यूट सरकार और वक्त के बीच में है? और ये अमेंडमेंट और भी घातक हो जाता है जब डिजिटल रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को देखते हैं। ये बहुत जरूरी डिजिटल रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। सक्सेस रिपोर्ट ने इतने साल पहले ये बात कही, मगर इसमें एक गूगली डाल दी गई अमेंडमेंट के द्वारा कि अमेंडमेंट के मुताबिक अगर बिल पास होता है तो उसकी 6 महीना के अंदर वक्त प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड करना होगा। अगर उनमें रजिस्टर्ड नहीं होते हैं 6 महीना के अंदर,
तो उन्हें वक्त प्रॉपर्टी माना ही नहीं जाएगा और उनके बिहाफ पर कोई केस नहीं लगाया जा सकता। यानी जुडिशरी रवैये को एक्सक्यूट करने की कोशिश हो रही है इस अमेंडमेंट के द्वारा। हम सब जानते हैं कि इंडिया में अर्बन एरिया में, गांव देहात में तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम है कि प्रॉपर्टीज का सर्वे होगा, उनका डिजिटल रजिस्ट्रेशन होगा, सब 6 महीना के अंदर अंदर पॉसिबल ही नहीं। और सोचो ऊपर से कहीं प्रेशर आ गया, कोई ये डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है तो रजिस्ट्रेशन इतनी जल्दी होना नामुमकिन हो जाता। क्या इसी को डिजाइन में डाला गया है इस अमेंडमेंट में? और यही शायद सरकार का मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। बहुत सारे लीडर्स बोल चुके हैं इस बारे में, ओवैसी ने भी इस बारे में भी बात किया कि कहीं ना कहीं ये जो डिजिटाइजेशन ये इफेक्टिव एक लैंड ग्रैंड और उसके ऊपर कलेक्टर राज आप लगाते रहे हो जो सरकार के खिलाफ फैसला नहीं लेगा। सेक्शन कमेटी ने अपनी तरफ से एक वे फॉरवर्ड दिखाया था कि वक्त बोर्ड को स्ट्रेंडिंग करो, वक्त ट्रेंड को एक पार्ट टाइम नहीं फुल टाइम डिजिटलिंग ऑफिसर्स दो, इमीडिएटली इंक्रोचर को डिफाइन करो और उनके खिलाफ एक्शन लो वगैरह वगैरह। मगर इन सब से बिल में कोई ताल्लुकात नहीं रखा, इन सब पर बिल में फोकस नहीं किया। बस किरण रिजिजू ने सेक्शंस कमेटी ने रिसर्च के 1-2 नंबर जो पसंद आए हैं उन्हें उठा लिया है और रिसर्च को सेलेक्टिवली रिकमेंडेशंस के बेसिस इस्तेमाल किया है। उधर ये बात भी सच है कि सरकार को वक्त के मामले में पॉलिटिक्स खेलने का मौका मिला, क्योंकि वक्त ने न अपने आप को समय रहते मॉडलाइज किया, न अपने आप को मोनेटाइज किया। करोड़ों की संपत्ति, खरबों की संपत्ति को 12,000 तो कुछ भी नहीं है, 12,000 करोड़ तो कुछ भी नहीं है, दानी हाथ का कमाल है। लेकिन रह गए आप थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर, लेकिन अपने समुदाय का भलाई ना कर पाए, अपने समुदाय के लिए पैसा एकत्रित ना कर पाए, ये अपने आप में एक ट्रेजेडी है। और अभी इसी ट्रेजेडी के ऊपर पॉलिटिक्स खेली जा रही है और कितनी पॉलिटिक्स खेली जाएगी, कितना पुशबैक होगा, लोगों को जरूर समझ में आ रहा होगा कि इसमें एक पॉलिटिक्स है। कितना पुशबैक होगा ये तो अगले कुछ महीनों में। बहुत बहुत शुक्रिया।